जल ही जीवन है, क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70% पानी से ही बना हुआ है। ऐसे में जल हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को गतिशील रखने का सबसे बड़ा जरिया भी है। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर पे, जहां हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने रोगों को प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं डिहाइड्रेशन पर। जब अधिक गर्मी हो जाती है और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसी समस्या को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी। ऐसे में डिहाइड्रेशन के लक्षण का पता होना बहुत ज़रूरी है, कारणों का पता होना बहुत ज़रूरी है और कैसे हम प्राकृतिक रूप से इसका उपचार कर सकते हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कार्यक्रम में हम डिहाइड्रेशन के इन विषयों पर चर्चा करेंगे और इन विषयों पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं नेचुरोपैथ, योगा ट्रेनर डॉक्टर अभिषेक बंसल जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जैसे कि हमारा आज का विषय है डिहाइड्रेशन, तो और एक सर्वे के अकॉर्डिंग जब ज़्यादा गर्मी होती है तो 75% इंडियंस जो है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे में सर डिहाइड्रेशन के लक्षण पता होना बहुत ज़रूरी है कि कब व्यक्ति को पता लगे कि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। बेशक ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत ही सही सवाल पूछा मुझसे और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं ये जानने के लिए कि हमारी डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है और हमें अब बहुत ज़्यादा पानी पीने की, फ्लूइड इनटेक करने की, नारियल पानी पीने की या ऐसी कई चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम अपनी डिहाइड्रेशन की समस्या को ठीक करें हमेशा के लिए। क्योंकि डिहाइड्रेशन ना सिर्फ एक बहुत ही गंभीर समस्या है बल्कि ये आपके कई बीमारियों को भी न्योता दे देती है। आपने जैसे मुझसे पूछा कि लक्षण क्या होते हैं डिहाइड्रेशन के, तो साफ जाहिर है कि डिहाइड्रेशन आपको साफ पता चल सकता है यदि आपको स्किन में ड्राइनेस हो रही हो, यदि आपको किसी भी तरीके से आपके होंठ सूखते महसूस हो रहे हों या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो। और एक खास डिहाइड्रेशन का सिम्टम जो होता है वो हमारी पेशाब के रंग में और पेशाब की स्मेल में पता चलता है। यदि हमें बहुत ज़्यादा पीला पेशाब आ रहा हो, बहुत ही ज़्यादा उसमें से स्मेल भी आ रही हो, तो भी हम अपने आप को डिहाइड्रेटेड समझें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि हम अपने आप को न सिर्फ स्वस्थ रख पाएँ बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर को भी अपना पीक पे रख पाएँ। सर, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है डिहाइड्रेशन, तो कुछ बीमारियां हम जान सकते हैं कि क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती हैं और किस किस ऑर्गन पर प्रभाव पड़ता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है नम्रता जी। हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यदि हम पानी कम पिएं या फिर हमारा शरीर किसी भी कारणवश डिहाइड्रेटेड हो जाए। देखिए, सबसे पहले जो असर पड़ता है वो हमारे हार्ट हेल्थ पर पड़ता है। यदि हम पानी बहुत ज़्यादा कम पिएंगे तो हमारी हार्ट की जो मेटाबॉलिक रेट है वो गिरने लगता है। हार्ट को ब्लड को पंप करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि शरीर में प्रजातीय द्रव्य बढ़ने लगते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से खून का बहना, खून की विस्कोसिटी कम होने लगती है, शरीर ओवरऑल सूखने लगता है और फिर हर चीज़ में विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो असर पड़ता है वो हमारी गट हेल्थ पर पड़ता है। हमारे इंटेस्टाइन में जो फूड का अब्जॉर्प्शन होना है उसमें इंटेस्टाइन को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं उसमें जब फूड अब्जॉर्ब होना है तो अगर उसमें फूड में प्रॉपर वाटर की क्वांटिटी नहीं होगी तो विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी। हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, हमारा स्टूल टाइट हो जाएगा और फिर रेक्टम से एक्सक्रीशन में भी हमें प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से स्टूल फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है और फिर कई बीमारियाँ उससे जन्म लेती हैं। अब अगर हमारी गट हेल्थ ख़राब होती है तो हमें एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस जैसी कई समस्याएं पैदा होती हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन हेल्थ भी डेवलप होने से रुक जाती है, हमारा ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है और हमारा शरीर भी लेथार्जी से, हमारा शरीर फटीग से, डिजीनेस से, नोजिया से ग्रसित होने लगता है और अन्य कई बीमारियां आती हैं।
जी सर, इतनी सारी बीमारियां आपने बता दी। तो सबसे पहले सर कारण जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम कारणों पे काम कर लेंगे, हम अक्सर कहते हैं कि जब कारणों पे ही काम कर लेंगे तो वो बीमारियां हमें होंगी ही नहीं। तो सर यही जानना चाहेंगे कि क्या कारण है? पानी ना पीना तो एक कारण है कि पानी ना पीने की वजह से हमें डिहाइड्रेशन होता है, क्या इसके अलावा भी कोई और कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण होते हैं नम्रता जी, बहुत सारे कारण होते हैं। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके शरीर में ओवर स्वेटिंग होती है तो उसके कारण भी आपको डिहाइड्रेशन की समस्या फेस करनी पड़ती है। यदि आपको बहुत ज़्यादा साफ पानी को एक्सेस करने में भी तकलीफ़ है तो भी आपको डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ सकती है। आप कभी कहीं घूमने निकल जाते हैं, कहीं कैंपिंग पे, ट्रैकिंग पे, हाइकिंग पे निकल जाते हैं तो भी आपको डिहाइड्रेशन की समस्या फेस करनी पड़ जाती है। या फिर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, या फिर आपका डाइट इस तरीके का है, या फिर आप केवल और केवल लेथार्जी के कारण, अपने आलसपन के कारण, या फिर अपने बिजी लाइफस्टाइल के कारण पानी कम पीते हैं तो भी आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट में जा कर के अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, धूप में एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं ये सोच के कि वेट लॉस बहुत जल्दी होगा, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत कॉमन हो जाती है। जी सर, जैसे कि डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो किसी भी सीज़न में हो जाती है। आपने जैसे बताया कि गर्मी है, एक्सेसिव हीट है तो भी हमें हो सकती है, और यदि नहीं है और हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो भी हमें डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। तो सर जैसे डिहाइड्रेशन मॉडरेट भी होता है और सीवियर भी होता है। हमने सुना है कि डिहाइड्रेशन के कारण मौत भी हो जाती है लोगों की, तो ऐसा किन केसेस में देखने को मिलता है? देखिए, साफ जाहिर है कि यदि एक व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ वाटर की एक्सेस नहीं है, यदि हम किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां पर साफ पानी की उपलब्धता बहुत कम है, तो उस केस में और फिर साफ पानी कंटामिनेटेड पानी में तब्दील हो जाता है और फिर खाने पीने में भी कमी रह जाती है, जब मैल न्यूट्रिशन भी अपनी जगह ले लेता है तो भी हम पानी की कमी से मर भी सकते हैं, क्योंकि बॉडी के प्राइमरी फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ होने लगते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट हेल्थ पर डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा असर है। तो अगर हार्ट हेल्थ ही नहीं व्यक्ति की होगी, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, उसको ब्लड थिनर्स लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो फिर हार्ट बेचारा प्रेशर मान करके बहुत ज़्यादा, फिर वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। जी सर, डिहाइड्रेशन की समस्या जितनी आम लगती है उतनी आम है नहीं, जैसे कि आपने इतनी सारी बीमारियां भी बताई और इसके कारण मौत तक हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो जल्दी से एक्शन ले। तो सर प्राकृतिक रूप से हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? पानी पीना तो इसकी एक रेमेडी है ही, लेकिन इसके अलावा, पानी के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, पानी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंटेक करें, अपने खान पान में लेकर के आएँ, तो हम अपनी डिहाइड्रेशन की समस्या को बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं और जो उसके इल इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी रिकवर कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर गर्मियों के मौसम में खीरे और ककड़ी का सेवन करें तो भी हमें डिहाइड्रेशन की समस्या ठीक हो सकती है। गर्मियों के सीज़न में तरबूजे, खरबूजे बहुत सस्ते आ रहे होते हैं मार्केट में, बहुत अबंडेंस में अवेलेबिलिटी होती है, तो उससे भी हम अपनी डिहाइड्रेशन की समस्या को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम जितने ये सैलड्स और फ्रूट्स इंटेक करेंगे हमें लू नहीं लगती, मौसम का प्रभाव जो है वो हम पर नहीं होता। तो यदि हम, और सर्दियों के मौसम में भी मैंने देखा है कि लोग बहुत कम पानी पीते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम ही इस प्रकार का हो जाता है और फिर उन्हें स्किन ड्राइनेस हो जाना ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। ख़ास तौर पे गर्मियों के सीज़न में नारियल पानी का सुबह सुबह यदि सेवन कर लिया जाए तो बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही साथ बेल का अगर सेवन कर लिया जाए किसी भी रूप में, आप बेल का जूस घर में बना करके भी पी सकते हैं या फिर बेल का किसी भी प्रकार से सेवन कर सकते हैं, तो ये भी आपके गर्मी की मार से बचा लेता है। और भी कई तरीके होते हैं जिससे हम अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि हमें ये फ्रूट्स लेना चाहिए, ये जूस पीना चाहिए, तो जैसे मैंने बोला था कि पानी तो हमें पीना ही है, लेकिन पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, ये
एज टू एज डिपेंड करता है और ये बॉडी वेट टू बॉडी वेट डिपेंड करता है। हमें, अगर हम यंग हैं तो हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए और एज वी ग्रो ओल्ड हमें पानी कम से कम 4 लीटर पीना ही चाहिए दिन भर में, जिससे हमारी बॉडी में फंक्शंस ठीक रहें, सुचारू रहें। हम एक एक ग्लास को एक ही समय पर पिएं। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि वो बहुत सारा पानी, एक बोतल पूरा पानी एक ही बार में पीने की कोशिश करते हैं अपना समय बचाने के लिए या फिर सिर्फ पूर्ति करने के लिए कि मुझे अपना 4 लीटर या 3 लीटर आज के दिन का पूरा करना है। वो भी गलत होता है बहुत ही ज़्यादा। हमें हमेशा थोड़ा पानी एक बारी में पीना चाहिए और हमेशा सिप सिप करके ही पानी को पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ी में पानी पिया नुकसान देता है और वो आपको अपच, इंडाइजेशन का शिकार भी बना सकता है। साथ ही साथ इस बात का भी बहुत खास ध्यान रखना है कि हमने ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीना है, क्योंकि ठंडा फ्रिज का पानी हमारी एनर्जी को और कंज्यूम करता है। हमारे शरीर में गर्मी होती है और हमें गर्म ही चीज़ें, गर्म ही वातावरण सूट करता है। गर्मी में ही हम थ्राइव करते हैं। तो जब ठंडे पानी के लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारी शरीर की काफ़ी सारी एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स में वापस से एनर्जी भरने में लग जाती है और उस पानी को गर्म करने में हमारे शरीर की काफ़ी सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। इसीलिए ठंडा फ्रिज का पानी हमेशा नुकसान देता है। ये हमारे जोड़ों के लिए, हमारे जॉइंट पेन्स के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो हमेशा पानी को बैठ करके, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर करके, या फिर गर्मियों के सीज़न में यदि आप ल्यूक वार्म नहीं कर पाएँ तो आप मटके का पानी पी सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि मिट्टी के सारे गुण धर्म उस पानी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। सर, जैसे हम रात में जब सोते हैं तो बहुत लंबा टाइम के लिए हम सोते हैं, जैसे 8 घंटे 9 घंटे की नींद एक व्यक्ति लेता है, तो क्या रात के समय में भी डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है? जी नहीं, रात के समय पर डिहाइड्रेशन नहीं होता है यदि हम दिन भर में एडिक्वेट सप्लाई पानी की अपने शरीर को दे दें तो। यदि रात के समय पर डिहाइड्रेशन महसूस हो रहा है तो उसका कारण आपका स्ट्रेस हो सकता है या फिर आपका बीपी हो सकता है। कभी कभी मैंने देखा है कि लोगों के तकिए पसीने से भीगे हुए होते हैं, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो एंजाइटी या डिप्रेशन या अन्य किसी समस्या के शिकार हैं। यदि हमें रात में प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा तो हम पैनिक अटैक्स के शिकार हो सकते हैं या फिर अन्य किसी मानसिक रोग से शिकार हो सकते हैं। हमें दिन भर में अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख करके, अपने आप को खूब सारा अभ्यास दे करके, खूब सारा प्राणायाम का अभ्यास दे करके, खूब सारा पानी, नारियल पानी, खीरे, ककड़ी, अच्छी फल, अच्छी सब्जियां ले करके अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। जी सर, जैसे आपने अभ्यास की बात करी है, तो क्या कुछ पर्टिकुलर अभ्यास होते हैं डिहाइड्रेशन के लिए? जी बेशक। यदि हम रोज़ाना सुबह उठ करके नित्य प्रति नहा धो करके साफ सुथरे स्वच्छ वातावरण में बैठ करके योग का अभ्यास करें, जिसमें हम खास तौर पे भुजंगासन, पर्वतासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन जैसे अभ्यासों का अभ्यास कर लें तो निश्चित तौर पे हमारी डिहाइड्रेशन की समस्या ठीक हो सकती है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और सब कुछ, सारा सिस्टम, सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा सुचारू रूप से काम करता रहता है। इसके साथ साथ यदि व्यक्ति शीतली प्राणायाम का भी अभ्यास करे, शीतकारी प्राणायाम का भी अभ्यास करे, चंद्र भेदन का, अनुलोम विलोम का भी अभ्यास करे, तो भी हमारे शरीर में जल तत्व बैलेंस्ड रहता है, एयर तत्व बैलेंस्ड रहता है और डिहाइड्रेशन से हम बचे रहते हैं। जी सर, अभी आपने स्ट्रेस भी एक कारण बताया था कि अगर हमें स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी होगी, तो भी हमें ये डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या ध्यान हमारी मदद करेगा? बेशक बेशक ध्यान हमारी मदद करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि व्यक्ति रोज़ाना आधे घंटे 1 घंटा ध्यान का अभ्यास करता है या जितना भी आपका समय आपको अलाउ करे उतना आप अगर ध्यान का अभ्यास करें
तो निश्चित तौर पे आप अपनी सभी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। न सिर्फ शारीरिक अपितु अपनी मानसिक रोगों को भी दूर भगा सकते हैं। अपने आप को एक शांत व्यक्ति बना सकते हैं, एक सभ्य व्यक्ति बना सकते हैं जिसकी कॉन्शियसनेस बहुत अच्छे लेवल पर उसका सपोर्ट कर रही हो। और जब हम कॉन्शियस होंगे हमारी आउटसाइड की तरफ, हमारे इनसाइड की तरफ, तभी हम अपने प्यास को भी देख पाएंगे कि कब हमें प्यास लग रही है, कब हमें भूख लग रही है, कब हमें मूत्र विसर्जन के लिए जाना है, या कब हमारे शरीर को किस चीज़ की, किस नेचुरल अर्ज की ज़रूरत है। जैसे मैंने शो की शुरुआत में आपको बताया था कि लोग लेथार्जी के कारण भी, आलसपन के कारण भी पानी कम पीते हैं कई बार, तो वो समस्याएं भी हमारी ध्यान से दूर हो सकती हैं। और साथ ही साथ अन्य कोई भी समस्या होती है तो ध्यान का एक बहुत ही अहम किरदार है हमारे जीवन में, और हर व्यक्ति को रोज़ाना समय अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान का अभ्यास करना ही चाहिए। ये ना सिर्फ आपके शरीर के लिए, आपकी मानसिक रोगों के लिए, अभी तो आपके पूरे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। सर, आपने जब बताया था कि हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो उसमें आपने ये बताया था कि टॉक्सिन्स हमारे अंदर जमा होने लगते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए, उन्हें बाहर करने के लिए, क्या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, यदि हम अपने आप को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास अनेकों अनेक नुस्खे हैं, अनेकों अनेक चीज़ें हैं। यदि हम अपने आप को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सुबह सुबह, यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो सुबह उठ करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। ये कम से कम आधा लीटर से 1 लीटर पानी हो सकता है, क्योंकि सुबह सुबह हमारी बॉडी क्रेव कर रही होती है, 7-8 घंटे का फास्ट करके सूख रही होती है। तो इस वजह से अगर हम सुबह उठ करके अपने आप को पानी दे दें अच्छा खासा, तो हमारा सारा सिस्टम जाग जाता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो जाता है, इससे हमारा हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा यदि आप कुछ कर सकते हैं तो सुबह सुबह कुकुम्बर का पानी भी आप ले सकते हैं। उससे अच्छा आपको जीरा का पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। सुबह सुबह करना क्या है, सरल सा, रात में जीरे को पानी में भिगो देना है और सुबह उठ करके उस पानी को पी लेना है, जीरे को भी खा लेना है। इसके अलावा आप मेथी दाने को भी रात में पानी में भिगो सकते हैं। कम से कम 1 टीस्पून मेथी दाना लें, उसे रात में भिगो दें पानी में, सुबह उठ करके पहले मेथी दाना खाएं और फिर पानी पिएं। नम्रता जी, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि यदि आप मेथी दाने को बहुत ज़्यादा कड़वा पाएँ, कि बहुत ज़्यादा कड़वा है, वो सुबह सुबह नहीं खाया जा रहा, तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मैं एक मेथी दाने को कम से कम 1 हफ्ते तक एक ही बॉटल में रखे रखता हूँ। रात में उस पानी को मैं खाली कर देता हूँ ताकि वो मेथी दाना थोड़ा सा स्प्राउट होने लगे रात भर में, और दिन भर में मैं उसी बॉटल में पानी को रीफिल करके भी पीता हूँ, जिससे कि मेथी दाने का जो सत्व है वो धीरे धीरे करके उस पानी में डाइल्यूट होने लगता है, वो उतना कड़वा भी नहीं लगता। अगर मैं उस मेथी दाने के कड़वाहट को 1 हफ्ते के अंतराल में डिवाइड कर दूं तो वो पानी फिर मुझे कड़वा नहीं लगता। आप ऐसा भी कर सकते हैं और अंत में आप उन स्प्राउटेड मेथी दाने को भी खा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। सर, आपने जो ये बताया है कि जीरे का पानी, मेथी दाने वाला पानी, ये सब हमें सुबह उठते ही लेना है, तो अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो आजकल की लोगों की दिनचर्या है कि सुबह उठते ही उनको चाय या कॉफ़ी चाहिए होती है, तो क्या ये चाय या कॉफ़ी सुबह उठते ही पीना हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है? क्या ये भी एक कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन का? बेशक यदि आप चाय जैसी चीज़ को पीते हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स को पीते हैं, तो ना सिर्फ आपको डिहाइड्रेशन और ज़्यादा होगी, आपका शरीर भीतर से रोएगा, क्योंकि आप ऐसा जहर, ऐसा एसिड शरीर को सुबह सुबह दे रहे हैं। जब उसको अल्कलाइन चीज़ चाहिए, जब उसको बेसिक नेचर की चीज़ चाहिए, तब आप उसको चाय दे रहे हैं, तो शरीर में कई बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो सुबह सुबह एलोवेरा का जूस या त्रिफला का जूस या आंवले का जूस, इस तरीके की चीज़ों का यदि आप सुबह सुबह सेवन करेंगे तो फिर आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। पर चाय बहुत शरारती होती है।
चाय यदि हम एकदम से छोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे सिर में दर्द होगा। तो मैं पर्सनली अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि आप धीरे धीरे चाय की क्वांटिटी को टेपर डाउन करना शुरू करें, और चाय के अंदर आपने जितनी चाय पत्ती या फिर कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ डाली है उसको आप धीरे धीरे करके टेपर डाउन करना शुरू करें। उसको कम उबालें, धीरे धीरे उसको दूध की तरफ या सिर्फ गर्म पानी की तरफ लाने की कोशिश करें कि आप सिर्फ गर्म पानी सुबह उठ करके पी रहे हो और फिर उसी से ही आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो। तो धीरे धीरे करके टेपर डाउन किया जा सकता है, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और धीरे धीरे आप चाय की आदत को छोड़ करके शायद एलोवेरा जूस पे या आंवले के जूस पे आ जाएंगे। सर, इसके अलावा नेचुरोपैथ में कोई और उपचार है जो हम कर सकते हैं डिहाइड्रेशन की समस्या से बचने के लिए? ज़ाहिर तौर पे नेचुरोपैथी में काफ़ी सारे उपचार हम लोग कर सकते हैं। यदि हम स्टीम बाथ ले लें तो भी हम अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं, जो कि इंटर्न हमको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। यदि हम एनीमा का अभ्यास करें तो भी हम अपने आप को डिहाइड्रेशन की समस्या से बचा सकते हैं। यदि मिट्टी चिकित्सा में हम लोग अपने पेट पर गीली मिट्टी की पट्टी करें या फिर हम अपने आप को कंप्रेस दें या फिर हम अपने आप को हिप बाथ दें तो भी हम अपने आप को निश्चित तौर पे डिहाइड्रेशन की समस्या से बचा सकते हैं। और साथ ही साथ हम जल नीति, सूत्र नीति करके अपने नेज़ल को, अपने साइनसेस को क्लीन करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, जो कि इंटर्न हमको ओवरऑल हेल्दी बनाएगा और हमें किसी भी अन्य समस्या से भी बचाएगा। सर, आपने ये भी बताया था कि जब हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो ब्लड सर्कुलेशन भी रुकने लगती है, तो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं सर? अभ्यास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने शरीर को हिलाएं, डुलाएं, चलाएं, इधर से उधर एक जगह पर स्थिर ना बने, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपने मस्तिष्क को इतना चलाते हैं कि रोज़ यूएस तक घूमे आते हैं पर अपने शरीर को सामने वाले घर के पार्क तक भी नहीं लेके जाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, एक जगह पर स्टेगनेंट होकर के ज़्यादा देर के लिए बैठने की कोशिश ना करें। दिन भर जितना एक्टिव रहेंगे, जितना ऑन टोज रहेंगे, उतना ही आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ 80% रोल तो हमारे डाइट का होता है, हमारे खान पान का होता है। यदि ओवर ईटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी उस खाने को पचाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो हमेशा भूख से थोड़ा सा कम खाएं और पानी ज़्यादा पिएं, तो इससे आप हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। जी सर, बहुत सारी जानकारी आपने दी है सर। डिहाइड्रेशन पे क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और कैसे प्राकृतिक रूप से हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो सर, इतनी सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की डिहाइड्रेशन पर। हमने डिहाइड्रेशन के लक्षणों के बारे में जाना, उसके कारणों के बारे में जाना और साथ ही ये भी जाना कि कैसे डिहाइड्रेशन को हम प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन कितना सीवियर हो सकता है, उसके कारण कितनी प्रकार की बीमारियां हमें हो सकती हैं। इसलिए डिहाइड्रेशन को हल्के में ना लें और जो भी प्राकृतिक उपचार इस कार्यक्रम में आपको बताए गए हैं उन्हें अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार।